हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो आपका 12th केमिस्ट्री का है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर मैंने ईयर लिखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चंस है ये आरबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये 2016 का पेपर में आए थे, ये 2017 के पेपर में, 2018 के पेपर में। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे आपको ये भी पता चलेगा और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मोल भिन्न ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। मोल भिन्न ज्ञात करने का सूत्र, यदि किसी विलयन में दो अवयव उपस्थित है, ए और बी, दो अवयव यदि उपस्थित है तो यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल्स टू हो जाता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और यदि हमें अवयव दूसरे अवयव के लिए लिखना है, एक्स बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। सेकेंड क्वेश्चन है, बेंजीन में एथेनॉइक अम्ल के लिए वॉन हाफ फैक्टर क्या होगा। बेंजीन में एथेनॉइक अम्ल जब मिलाया जाता है तो इसके दो अणु जुड़कर एक अणु बना देते हैं, तो इसके लिए वॉन्ट हाफ फैक्टर की वैल्यू हाफ हो जाएगी, यानी कि आधे अणु के लिए जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी। तो इसके लिए वॉन्ट हाफ फैक्टर की वैल्यू हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्या होगा यदि एक कच्चे आम को नमक के सांद्र विलयन में रखा जाए। कच्चे आम को यदि सांद्र विलयन में रखा जाता है, नमक के सांद्र विलयन में रखा जाता है, तो कच्चा आम होता है उसका पानी बाहर निकल जाता है, यानी कि यहाँ पर परासरण की क्रिया होगी और ये क्रिया है बाह्य परासरण, क्योंकि परासरण जो होता है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करता है। तो विलायक के कण जो होते हैं, यानी कि जो शुद्ध विलायक होता है, जो द्रव पानी होता है, वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करता है। कच्चे आम में निम्न सांद्रता का विलायक है और नमक एक उच्च सांद्रता का विलयन है। तो जब कच्चे आम को नमक में रखा जाता है तो बाह्य परासरण होता है और इसमें से पानी बाहर निकलता है, बाह्य परासरण की क्रिया होती है और कच्चा आम जो होता है वो सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O2 की रक्त में कम सांद्रता से पर्वतारोही कमजोर व स्पष्ट सोचने में असमर्थ होते हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया है इस अवस्था का नाम बताइए और सेकंड दिया गया है इस अवस्था का कारण बताइए। फर्स्ट का आंसर है कि इस अवस्था का नाम होता है एनॉक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की रक्त में कमी, एनॉक्सिया। इस अवस्था का कारण क्या होता है? इस अवस्था का कारण ये होता है कि जो पर्वत होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके कारण वहाँ पर जो पर्वतारोही होते हैं उनके रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता हो जाती है, जिसके कारण वह कमज़ोर व स्पष्ट सोचने में असमर्थ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 ग्राम जल में 30 ग्राम एथेनॉइक अम्ल घुला हुआ है। एथेनॉइक अम्ल की मोललता ज्ञात कीजिए। इसमें किस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें क्या क्या गिवन वैल्यू है। हमें दिया गया है WB का मतलब है विलेय की मात्रा। सबसे पहले तो हमें ये पहचानना होगा कि कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। विलायक वह होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है और विलेय वह होता है जिसकी मात्रा कम होती है। यहाँ पर मात्रा अधिक है जल की, तो यहाँ पर विलायक हो गया जल। जल का हमको भार दिया गया है जो कि है WA, जिसको WA से डिनोट करते हैं। हमको WB भी दिया गया है जो कि है विलेय की मात्रा। अब एथेनॉइक अम्ल की मोलैलिटी ज्ञात करनी है। एथेनॉइक अम्ल के पहले हमें MB निकालना होगा, यानी कि इसका मोलर द्रव्यमान निकालना होगा और फिर हमें मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी का सूत्र होता है स्मॉल m इज इक्वल्स टू WB × 1000 अपॉन MB × WA। यहाँ पर हमको WB दिया गया है, हम MB निकाल सकते हैं और WA भी हमको यहाँ पर दिया गया है, हम मोलैलिटी आसानी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का पेपर देखते हैं कि परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। ये मैंने आपको करवाया हुआ है, परासरण दाब क्या होता है, तो आप प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता कम क्यों हो जाती है? ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण इनकी अणुएं, गैस की अणुएं ज़्यादा गति करने लग जाती है और द्रव से अलग हो जाती है और उसकी विलेयता द्रव में कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% W/V NaCl के 200 ml जलीय विलयन में कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता है? इसमें हमें निकालना है WB निकालना है। हमको क्या क्या दिया गया है? हमको दिया गया है 5% W/V और NaCl के 200 ml जलीय विलयन कितने ग्राम, इजीली निकाल सकते हैं हम WB की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वाष्प दाब क्या होगा यदि 1 चम्मच शक्कर उसमें मिला दी जाए? ये RBSc 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल का वाष्प दाब क्या होगा यदि 1 चम्मच शक्कर उसमें मिला दी जाए? हमें पता है किसी वाष्पशील विलेय में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देने वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देने पर उसकी वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है। ये हमने देखा था अणुसंख्यक गुणधर्म वाष्प दाब में अवनमन में, जिसमें हम किसी वाष्पशील विलायक में यदि कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, यानी वाष्प दाब का अवनमन हो जाता है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहदाणुओं में मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म उपयुक्त होता है? वृहदाणु जो बड़े अणु होते हैं उनका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें पाई यानी कि परासरण दाब की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वथनांक का उन्नयन समान होगा यदि 0.1 मोल NaCl या 0.1 मोल चीनी को 1 लीटर जल में विलय किया जाए? क्वथनांक में उन्नयन क्या दोनों में समान होगा? हमने 0.1 मोल यानी कि सांद्रता दोनों की समान ली है। चीनी एक में हमने चीनी मिलाया और एक में NaCl नमक मिलाया, तो क्या दोनों का जो क्वथनांक में उन्नयन होगा, टेम्परेचर जब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसमें बढ़ोतरी होगी, वो दोनों में समान होगी? ऐसा नहीं होता है, दोनों में समान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर NaCl एक आयनिक ठोस है, जिसके कारण Na+ जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो Na+ और Cl- दो टुकड़ों में ये बढ़ जाता है, दो अणुओं में बढ़ जाता है, जबकि यहाँ पर जो चीनी होती हैं इसका कोई विभाजन वियोजन नहीं होता है। NaCl वियोजित हो जाता है। जब ये वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाने के कारण अणुसंख्यक गुणधर्म में भी चेंज होता है, तो इसके कारण इन दोनों के जो क्वथनांक में उन्नयन होगा वो समान नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम स्थिर क्वाथी मिश्रण के यौगिकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं? समझाइए। जी नहीं, हम स्थिर क्वाथी मिश्रण के यौगिकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्थिर क्वाथी मिश्रण एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं और इन दोनों का जो दो मिश्रण होता है, दो अन्य भिन्न भिन्न जो विलयन होते हैं, जब उनको मिलाया जाता है तो उन दोनों का क्वथनांक सेम हो जाता है। समान क्वथनांक हो जाने के कारण प्रभाजी आसवन में क्या किया जाता है, अलग अलग क्वथनांक के द्रवों को अलग किया जाता है। लेकिन जब स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक ही समान होगा तो उन दोनों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम अलग नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन भी 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा जब हम रक्त कोशिका को जल यानी कि अल्प परासरी विलयन में रखते हैं? जब हम रक्त कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पर अंतःपरासरण हो जाएगा, यानी कि रक्त कोशिका के अंदर जल भरने लग जाएगा, क्योंकि जल में जो है जल में कई तरह के लवण होते हैं। ये एक विलयन की तरह कार्य करेगा और जल जो है वो शुद्ध विलायक की तरह कार्य करेगा। तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन होगा विलायक के कणों का, तो विलायक के कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाएंगे, यानी जल जो है वो रक्त कोशिका के अंदर चला जाएगा और इसको हम बोलेंगे अंतःपरासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीफ्रीज क्या होता है? एंटीफ्रीज मैंने आपको बताया था, हिमांक में अवनमन करने वाले पदार्थ को हम एंटीफ्रीज कहते हैं। इसका मैंने एक एग्जांपल भी बताया था, एथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि हमारे मोटर गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें
कूलिंग के रूप में यूज़ में लिया जाता है। रेडिएटर में कूलिंग के रूप में उसमें पानी जो भरते हैं उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, ताकि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर हमारे ये जो कूलिंग वाला पानी होता है वो जमे नहीं। और सड़कों पर यदि बहुत ज़्यादा आइस जम जाती है तो वहाँ पर नमक का छिड़काव किया जाता है। यहाँ पर नमक भी एंटीफ्रीज का काम करता है, तो नमक भी एक एग्जाम्पल है एंटीफ्रीज का, और एथिलीन ग्लाइकॉल भी एक एग्जाम्पल है एंटीफ्रीज का। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10% जलीय W/W H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, मोलैलिटी निकालनी है। 10% जलीय विलयन है H2SO4 का, तो सबसे पहले तो H2SO4 का MB मोलर द्रव्यमान होगा 98, ये हमें पता है। इसका MB जो होता है वो होता है 98। अब 10% जलीय यानी कि हम इसमें मान लेते हैं 10 ग्राम तो है H2SO4 और 90 ग्राम हो गया जल। 10 ग्राम H2SO4 यानी कि WB और WA यहाँ पर हो गया 90 ग्राम। तो हमें सब कुछ मिल गया, हमें घनत्व की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हमें इसमें मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी की सूत्र होता है, आपको पता होगा, मोलैलिटी का सूत्र होता है WB × 1000 अपॉन MB × WA। तो हमें सब कुछ वैल्यू मिल गई है। WB है 10 ग्राम, WA है 90 ग्राम और MB जो है वो भी है 98 ग्राम। तो हम इसमें मान रख के मोलैलिटी इसकी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलयनों को 1/2 गुणांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया था और ऊपर वाला भी 2012 में पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको करना इजी होता है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित विलयनों को 1/2 गुणांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब जिसका जितना ज़्यादा वियोजन होगा उसका उतना ही ज़्यादा 1/2 गुणांक होगा। जितने ज़्यादा आयन हमको वियोजित होकर मिलेंगे उतना ही ज़्यादा उसका 1/2 गुणांक होगा। तो हम देख सकते हैं सबकी मोलरिटी यानी कि सांद्रता सबकी समान ली गई है। यहाँ पर 0.1 m CaCl2 है, 0.1 m KCl है, 0.1 m Al2SO4 होल थ्राइस है और 0.1 m C12H22O11 है। तो हम इसको यदि देखें, C12H22O11 सुक्रोज जो होता है उसका वियोजन नहीं होता है, ये कोई भी आयनों में विभक्त नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो ये टोटल 5 आयनों में विभक्त होगा। ये 5 आयनों में विभक्त होगा। KCl ये टोटल 2 आयनों में विभक्त होगा और ये CaCl2 2 Cl और 1 Ca यानी कि 3 आयनों में विभक्त होगा। सबसे ज़्यादा आयन है इसके, तो सबसे कम हो जाएगा ये वाला। उसके बाद में आएगा सेकंड नंबर KCl, फिर थर्ड नंबर आएगा CaCl2 और फोर्थ नंबर आएगा Al2SO4 होल थ्राइस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।